हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है मशीन्स। इससे पहले हम दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनका यूज डेफिनेटली इसमें होगा ही होगा, इसके न्यूमेरिकल पार्ट में भी होगा। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज गो बैक एंड सी देम। मशीन्स के बारे में बात करें तो आपकी पूरी लाइफ, आपका पूरा जीवन मशीनों से घिरा हुआ है। ऑलमोस्ट आज आपका हर काम मशीन से हो रहा है। मैं जिस चेयर के ऊपर बैठा हूं वो भी मेरे लिए काइंड ऑफ एक मशीन है। तो मशीन होती क्या है, और इनफैक्ट आज हम उनके बारे में बात करेंगे, सिंपल मशीन्स के बारे में। वैसे तो मशीन बहुत तरह की होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने बताया टाइप्स ऑफ मशीन्स के बारे में। मैकेनिकल मशीन होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, मॉलिक्यूलर मशीन्स होती हैं। यहाँ पे ये नैनो मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन में तो आपने देखा ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन तुम्हारी वॉशिंग मशीन से लेके, कंप्यूटिंग मशीन से लेके, इलेक्ट्रिकल मशीन से लेके मोबाइल भी इसी के अंदर आ जाता है। मोबाइल भी एक मशीन है। अब हम डिफाइन करेंगे एक्चुअली मशीन होता क्या है, ठीक है। बट हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो है मैकेनिकल मशीन, और उसमें भी आता है सिंपल मशीन, ठीक है। सिंपल मशीन मतलब मशीन वर्ड का इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में है बेसिकली। अगर आप बाय एनी चांस लेटर ऑन इंजीनियरिंग वगैरह के लिए जाएंगे तो आपको अपनी डोमेन के हिसाब से बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर में जाते हैं तो मैकेनिकल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स या ये सब जाते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। और अगर आप बायोटेक फील्ड में जाते हैं या बायोमेडिकल में जाते हैं तो आप नैनो मशीन्स के बारे में, मॉलिक्यूलर मशीन्स के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिंपल मशीन्स होती क्या है, मशीन होती क्या है, जो अगर बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में बोले तो मशीन होती है जो आपका कोई काम आसान कर दे। जो आपका कोई भी काम आसान कर दे वही मशीन होती है, ठीक है। तो खैर पूरा चैप्टर इसके ऊपर है तो हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। जैसे लीवर एक मशीन है, व्हील एंड एक्सल इज आल्सो ए मशीन, यूजेस ऑफ लीवर, लीवर के बारे में, पुली के बारे में, स्क्रू के बारे में, वेज के बारे में, इंक्लाइन प्लेन के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये होती है मशीन्स। मशीन में सबसे इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है, जो बेसिक मशीन्स होती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल जुड़ी हुई है। ये जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो आप अपने डेली लाइफ में डेली देखते भी हैं, डेली देखेंगे भी। तो जरूरी है कि आप अपनी इमेजिनेशन को जरूर यहाँ पे मौजूद रखें, बिकॉज इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, इनफैक्ट इन एवरी चैप्टर ऑफ फिजिक्स। तो चलिए चैप्टर का कंटेंट क्या है वो देख लेते हैं। सिंपल मशीन्स होती क्या है, इंट्रोडक्शन हम करेंगे। फंक्शंस ऑफ मशीन क्या होती है, देखो सिंपल मशीन होती क्या है, जो भी आपका कोई काम आसान कर दे, आपकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां पे फोर्स आपको लगाना है थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़े, एक कन्वीनियंट पॉइंट पे लगाना पड़े, एक कन्वीनियंट डायरेक्शन में लगाना पड़े, जो ये सब कर दे उसी को मशीन बोलते हैं। तो फंक्शन ऑफ मशीन में हम यहाँ पे चलिए देख लेते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ मशीन। फंक्शन ऑफ मशीन में चलिए देखते हैं। लिफ्टिंग हैवी लोड मतलब कम फोर्स लगा के एक हैवी लोड उठा लेना। कभी आपने कार में पंचर लगते हुए देखा है? उसमें क्या होता है कि एक आदमी आता है, नीचे जैक लगाता है, एक तरफ से पैडल कर दबाता है और उधर से कार उठ जाती है। क्या आपको लगता है कि एक आदमी का पैर से दबाने से कार उठ जाएगी? नहीं, बट इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक लिफ्ट, कुछ भी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। चेंज इन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। कभी सोचा है अगर कुएं से पानी निकालना हो या कहीं से भी, मान लो नदी से भी अगर आपको पानी निकालना हो तो आपको बकेट उसमें भर के ऐसे उठाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर उठाना पड़ेगा, जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट है, इसलिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम पुली यूज कर लेते हैं तो हम नीचे की तरफ खींचते हैं। देखिए पहले क्या था, ऊपर की तरफ खींचना था, और अब क्या है, नीचे की तरफ खींचना है। तो चेंज इन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड आल्सो द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट आप यहाँ पे देखते हैं। गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड, आजकल अपने आपने गियर वाले साइकिल देखे होंगे, उसमें आपका यू नो अगर आप 1 नंबर गियर पे चलाते हैं तो आपको पेडल बहुत करना पड़ता है, बट इजीली कहीं पे भी आपका साइकिल चढ़ जाता है ऊपर। पहाड़ी है तो उसको बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर।
अगर आप उसको 7वें गियर पे चलाते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, आपके पेडल में आपको जोर बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, बट स्पीड खतरनाक होती है, उसको बोलते हैं स्पीड मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे जो है ना, ये मेनली दो काम करती है, ठीक है। इट कैन बी अ फोर्स मल्टीप्लायर एंड अ मशीन कैन ऑल्सो बी अ स्पीड मल्टीप्लायर। दोनों ही एग्जाम्पल आप अपनी साइकिल में देख सकते हैं। ओके, तो टर्म्स यूज्ड, व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स दैट आर यूज्ड इन द चैप्टर। तो चलिए थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। लोड क्या होता है? लोड वो होता है जो आपको उठाना पड़ता है, जो आपको उठाना पड़ता है। द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड, सॉरी, द रेजिस्टिव और द अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय द मशीन, ठीक है। You can say this is the resistive force, resistive force, this is the resistive force to be overcome by the machine, जो आपको उठाना होता है। मान लीजिए अगर हम पुली का केस लेते हैं, जो बकेट है ना वो लोड है जो आप खींच रहे हैं, या मान लीजिए कार का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, नीचे जैक लगाते हैं तो जो लोड है वो कार है, जो आप दबाते हो वो क्या है, वो है एफर्ट। क्या है? एफर्ट। एफर्ट कौन लगाता है? एफर्ट आप लगाते हो। एफर्ट का एग्जांपल क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होगी? द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड, ठीक है। तो यू कैन से द फोर्स अप्लाइड ऑन मशीन टू ओवरकम द लोड। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज को मैं यहां पे लिख देता हूं। मैकेनिकल एडवांटेज को हम m डॉट ए लिखेंगे आज के बाद। यहां पे ये होता है लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट। इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं होती है कि कितना लोड उठाने के लिए आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। उसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। चौथी टर्म आपके पास आती है वेलोसिटी रेशियो। इसको हम v डॉट आर से लिखते हैं, v डॉट आर आप समझ गए होंगे। इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ load, velocity of effort by velocity of load, velocity of effort by velocity of load. Let me create some space for you. Velocity of effort by velocity of load. ओके, अब हम बात करेंगे वर्क इनपुट की। वर्क क्या होता है हमने पिछले वाले चैप्टर में देख लिया है। वर्क क्या होता है? वर्क इनपुट, वर्क इनपुट, वर्क इनपुट क्या होता है? बेसिकली वर्क डन बाय द एफर्ट, बिकॉज जो आप करते हैं, वर्क डन बाय एफर्ट। देखो वर्क डन आपने देखा है, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। और यहां पे आप लिख सकते हो एफर्ट इनटू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट, ई इनटू डी। ये है वर्क इनपुट, WIN, इसको लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास आता है वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट चैप्टर के लिए ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए, ताकि आपके लिए कुछ हम डाउट सेशन अरेंज करें, ठीक है। तो वर्क आउटपुट क्या होती है? वर्क आउटपुट होता है आपका वर्क डन बाय द मशीन, ठीक है। वर्क डन बाय द मशीन, वर्क डन बाय द मशीन, और यू कैन से वर्क डन बाय द मशीन ऑन द रोड, वर्क डन बाय द मशीन ऑन द रोड। हमें पता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और यहां पे आप बोलोगे लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये हो गया आपका वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट। एंड इसके बाद आपके पास आती है एफिशिएंसी, जो इन दोनों की रेशियो होती है। तो इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, दैट इज इक्वल टू load into distance of load divided by effort into
डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, हम इसको बोल सकते हैं। करेक्ट। तो ये है आपकी एफिशिएंसी, दिस इज योर एफिशिएंसी। एक आइडियल मशीन की अगर हम बात करें, अगर हम ये परसेंटेज में होती है, मतलब आपने कितना काम किया और उसका कितना परसेंट काम हुआ। यूजुअली मशीन्स की एफिशिएंसी 70% 80% अगर है, अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 100 जूल काम किया तो उसने 70 जूल आपको आउटपुट दी, अगर 70% आपकी एफिशिएंसी है तो ये हमेशा परसेंटेज में होती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी होती है लोड बाय एफर्ट, और यू कैन से वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर प्रिंसिपल ऑफ मशीन्स के बारे में हम बात करें तो चलिए यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन, प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन क्या है, दैट योर आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी, योर आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी, योर आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू योर इनपुट एनर्जी। हाँ, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, तो ये केस किस में होता है, ये केस होता है आपका आइडियल मशीन। आइडियल मशीन क्या होती है, आइडियल मशीन वो होती हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मींस जहां पे हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, जहां पे हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, हम ये मानते हैं कि इसमें कोई लॉस हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और दूसरी इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और होती है हमारी, वो होती है एक्चुअल मशीन्स। एक्चुअल मशीन, एक्चुअल मशीन क्या होती हैं, जो एक्चुअली आप डेली लाइफ में देखते हैं, हर कोई मशीन जो आप डेली लाइफ में देखते हैं वो एक्चुअल मशीन होती है, और उसमें लॉसेस पक्का पक्का होते हैं, बिकॉज उसमें फ्रिक्शन होता है। क्यों फ्रिक्शन होता है, बिकॉज उसके जो पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ रब करते हैं, रब करते हैं तो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन तो हीट है जिसकी वजह से गर्मी हो जाती है। ठीक है, तो हीट एनर्जी बोलो उसको, या फ्रिक्शनल एनर्जी बोलो, या फ्रिक्शन बोलो, या फ्रिक्शन लॉस बोलो, या हीट लॉस बोलो, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं, बट दैट इज योर आइडियल मशीन एंड एक्चुअल मशीन। अगर मैं बोलूं कि 20% एनर्जी लॉस हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि योर आउटपुट एनर्जी वाज ओनली 80 आउट ऑफ 100 जूल, मतलब आपने इनपुट दिया 100 जूल, आउटपुट मिला 80 जूल। मशीन 80% एफिशिएंट है, 20% लॉस में चला गया। इज दैट ओके? तो चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। करेक्ट। तो देखिए यहां से हमारी एफिशिएंसी क्या है, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, मतलब लोड इनटू डिस्टेंस ऑफ लोड डिवाइड बाय एफर्ट इनटू डिस्टेंस ऑफ एफर्ट। करेक्ट। तो लोड बाय एफर्ट क्या होता है, लोड बाय एफर्ट आपका क्या होता है, लोड बाय एफर्ट आपका होता है मैकेनिकल एडवांटेज। करेक्ट। एंड योर DE by DL ये क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। देखो वेलोसिटी रेशियो की अगर हम बात करें, हमने ऊपर वेलोसिटी रेशियो किया था, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, इसको हम बोल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट इन टाइम t, और वेलोसिटी ऑफ लोड क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड इन टाइम t। t आपका घट गया तो ये हो गया DE by DL। करेक्ट, DE by DL, और यहाँ पे है हमारा DL by DE, इसका मतलब ये हो गया 1 by वेलोसिटी रेशियो। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, बिकॉज यहाँ पे DL by DE किसके बराबर है, ये 1 by वेलोसिटी रेशियो के बराबर है। करेक्ट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट योर एफिशिएंसी इज इक्वल टू, एफिशिएंसी को इससे लिखते हैं, इसको हम यूजुअली ईटा बोलते हैं, इसके बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं दैट योर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो ये आपके फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, फॉर एन आइडियल मशीन द वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट, इसलिए 100% एफिशिएंट होती है। बट हमारी डेली लाइफ में ऐसी कोई मशीन हम नहीं बना पाए हैं आज तक जो 100% एफिशिएंट हो, मतलब जिसमें कोई एनर्जी लॉस हो ही ना। हमारे हर फॉर्म में एनर्जी लॉस होते ही होते हैं। अब हम बात करेंगे एक सिंपल मशीन की जिसको हम लीवर बोलते हैं। लीवर जो होते हैं आपके, ए लीवर इज अ रिजिड स्ट्रेट बार व्हिच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब लीवर की अगर बात करें तो आप
हर कोई चीज जो आपके आसपास देख सकते हो वो लीवर में कवर हो जाता है। ठीक है, तो लीवर की अपनी कुछ क्लास होती है। ठीक है, तो लीवर क्या होता है? लीवर इज अ रिजिड स्ट्रेट बार विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट ए पॉइंट। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, क्या है उसके एग्जाम्पल? देखिए, पहली बात तो आप ये सब क्या है आपके, ये आपकी सिंपल मशीन है। जैसे इसको हम लीवर बोलते हैं, इसको हम पुली बोलते हैं, इसको व्हील एंड एक्सल बोलते हैं, स्क्रू बोलते हैं, वेज बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। इनको डेली लाइफ में देखा ही होगा। जो बच्चे गार्डन में खेलते हैं, जो शीशा होता है, वो ये ऐसा कुछ होता है, करेक्ट? तो उसको हम लीवर बोल सकते हैं। पुली तो आपने देखा ही होगा, व्हील एंड एक्सल आपने जिम में भी एक्सरसाइज करते हुए देखा होगा, स्क्रू भी देखा होगा। वेज या इंक्लाइंड प्लेन की अगर हम बात करें, तो जब आपको नीचे से कुछ ऊपर पहुंचाना हो तो आप कुछ ऐसा इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं और धक्का मार के उसको ऊपर पहुंचा देते हैं। तो ये भी आपके लिए एक सिंपल मशीन का काम करती है। तो चलिए क्लास ऑफ लीवर की बात कर लेते हैं। क्लास वन लीवर। क्लास वन लीवर में देखो, हमने पिवोट बताया था पिछले चैप्टर में। पिवोट क्या था? कहां से वो रोटेट हो सकता है? तो यहाँ पे ये बीच से पिवोटेड है, लोड एंड एफर्ट के बीच में है कहीं ना कहीं। ये हुआ क्लास वन। क्लास टू में क्या होता है? इट इज पिवोटेड एट वन एंड देन एफर्ट एंड लोड, ये हुआ। अच्छा, ये देखो आप, यहां से जितनी एफर्ट है इसको बोलते हैं एफर्ट आर्म, और जितना लोड जितना यहां से बोलते हैं उसको बोलते हैं लोड आर्म। ठीक है, क्लास थ्री लीवर में आपका लोड यहाँ पे होता है, एफर्ट कहीं बीच में होता है, और ये यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी लोड आर्म बड़ी है और एफर्ट आर्म आपकी छोटी है, जिसकी वजह से आपको काम करने में प्रॉब्लम, मतलब एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, बिकॉज आपका मोमेंट कम होगा। मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ पे कम है, बट डेफिनेटली यहाँ पे यूज होता ही है, तो अपने को इसका लेना ही पड़ेगा, करेक्ट? ओके, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है? क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब देखो, यहाँ पे अगर ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, करेक्ट? तो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ ए लोड इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द एफर्ट, करेक्ट? तो यहां से लोड बाय एफर्ट, ठीक है, लोड बाय एफर्ट आपका फॉर्मूला आएगा, करेक्ट? तो इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज विल बी इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड। एफर्ट आर्म और लोड आर्म से तो आप समझ ही गए होंगे। देखो, इन दोनों में तो दोनों ही बराबर है अगर ये बीच में रखा हुआ है तो, करेक्ट? और अगर ये बीच में रखा हुआ नहीं है तो हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है, करेक्ट? आपने देखा होगा ना कि लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। देखो, हमारी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या थी? क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, करेक्ट? तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो अब आप देखो, अगर एफर्ट, इसका मतलब ये हुआ कि लोड इनटू, मींस मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो लोड इनटू लोड आर्म अगर आपको क्लॉकवाइज दे रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज कौन देगा? दैट विल बी गिवन बाय योर एफर्ट। सो एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, करेक्ट? इसलिए अगर लोड बाय एफर्ट हम इधर कर दें तो ये हो जाएगा एफर्ट आर्म डिवाइड बाय लोड आर्म, करेक्ट? तो लोड बाय एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था लोड बाय एफर्ट, एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, ये आपको देखना है। डेफिनेटली क्लास वन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज वन भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट क्लास टू लीवर को अगर आप देखोगे तो आपकी एफर्ट आर्म बड़ी है और लोड आर्म छोटी है। एफर्ट आर्म बड़ी है और लोड आर्म छोटी है, इसलिए इट विल बी मोर देन वन। और क्लास थ्री लीवर के लिए आपकी लोड आर्म बड़ी है एंड एफर्ट आर्म छोटी है। लोड आर्म बड़ी है और एफर्ट आर्म छोटी है, तो इसलिए आपका इट विल बी लेस देन वन। मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन वन, ये आपको याद रखना है। तो क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री लीवर के बारे में बात की, तो इसलिए फॉर क्लास वन लीवर द मैकेनिकल एडवांटेज एंड द वेलोसिटी रेशियो कैन हैव एनी वैल्यू either greater than 1, equal to 1 or less than 1, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट? क्लास टू लीवर के लिए मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ क्लास टू लीवर आर ऑलवेज
more than 1. Always more than 1. Is that okay? And class 3 लीवर के लिए it is always less than 1. ये आपके कुछ एग्जांपल है जो हमने बेसिकली कवर किए ही हैं ऑटोमेटिकली हमने एग्जांपल्स में, बिकॉज एग्जांपल बहुत सारे हैं तो आपके सारे पार्ट कवर हो जाएंगे। इतना सा ही है आपका कंटेंट, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ ईच क्लास ऑफ लीवर इन एंड अराउंड द ह्यूमन बॉडी, वो भी हम एग्जांपल्स में कर ही लेंगे, तो वी विल बी कवरिंग देम इन एग्जांपल। तो चलिए सीधा एग्जांपल पे जाते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा है। हमने देखा मशीन ना बहुत तरह की होती हैं, मैकेनिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, मॉलिक्यूलर मशीन, बट इलेक्ट्रिकल मॉलिक्यूलर अपने कोई काम की नहीं है बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है। मैकेनिकल मशीन्स के में सिंपल मशीन्स हैं, इंजन्स हैं, इंजन भी आपके कोई काम की नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। सिंपल मशीन्स में आपकी लीवर के बारे में हमने देख ही लिया है, पुली, स्क्रू, वेज, इंक्लाइंड प्लेन, इन सब के बारे में बात की है। चैप्टर का कंटेंट इतना सा ही है, ठीक है। सिंपल मशीन्स की इंट्रोडक्शन। तो सिंपल मशीन क्या होती है, जो आपके काम को थोड़ा सा भी आसान कर दे, कम फोर्स लगाना पड़े, सही डायरेक्शन में लगाना पड़े, कम और सही पॉइंट पे जहां पे आपके लिए कन्वीनियंट हो, वो आपकी मशीन होती है। क्या क्या कर सकती है, फंक्शन क्या क्या है, हैवी लोड उठाना हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट चेंज करना हो, मतलब जहां पे एफर्ट लगाना हो उस पॉइंट को चेंज करना हो, उस डायरेक्शन को चेंज करना हो, या फिर स्पीड बढ़ानी हो। मतलब फोर्स मल्टीप्लायर या स्पीड मल्टीप्लायर कुछ भी हो सकती है, बट दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकती। अगर आप मान लीजिए साइकिल का भी, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो हमने उसका एग्जांपल लिया था, या तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है या स्पीड मल्टीप्लायर हो सकता है, या तो आपकी स्पीड बढ़ा सकता है या आपका फोर्स घटा सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट दोनों एक साथ नहीं कर सकता। तो लोड क्या होता है, लोड जो आपको उठाना होता है, जो रेजिस्टिव फोर्स होता है, एफर्ट जो आप देते हो, फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाय एफर्ट। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, आपकी वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ द लोड, मतलब वेलोसिटी के बारे में बताता है वो, और कुछ नहीं। वर्क इनपुट जो आप करते हो, मतलब लोड इनटू द डिस्टेंस। वर्क आउटपुट क्या है, जो मशीन करती है, मतलब एफर्ट, सॉरी, एफर्ट इनटू द डिस्टेंस आपका इनपुट है, लोड इनटू द डिस्टेंस शेयर्ड बाय द लोड इज योर आउटपुट। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट बाय इनपुट। ये हमने यहाँ पे देखा था, इतना सा ही है आपका कंटेंट। तो चलिए अब हम सीधा सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। चलो एक बार फिर से क्लास 1 लीवर देख ही लेते हैं, इसका कुछ एग्जांपल है, ठीक है। हैमर की अगर बात करें तो देखो लोड यहाँ पे है, फलक्रम यहाँ पे है, हैमर यहाँ पे है, एफर्ट यहाँ पे है। तो फलक्रम देखो बिल्कुल बीच में है, जिससे आप कील निकालते हैं, ऐसे डाल के ऐसे निकालते हैं, राइट। तो जो ये है, ये हुई आपकी, इतना सा ही है आपका लोड आर्म, इतना बड़ा है आपका एफर्ट आर्म। तो डेफिनेटली एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म अगर हम करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज मोर देन 1 आ सकती है इसकी। अगर ये दोनों बराबर होते, शीशों के का अगर एग्जांपल लेते, सेम वेट के बच्चे बैठे होते, तो उसमें आपकी 1 भी आ सकती है, लेस देन 1 भी आ सकती है, ठीक है। एफर्ट की बात करें, अगर जो कैंची होती है, सीजर्स होती हैं जो काटती है किसी चीज को, तो ये है लोड जो काटना है, यहाँ पे फोर्स लगाते हो आप, बीच में है फलक्रम। क्लास 2 लीवर की बात करते हैं, क्लास 2 लीवर में ये है आपका लोड, ये है आपका एफर्ट, ठीक है। ये है बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर क्या करता है, जैसे आप सोडे की बोतल खोलते हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो, तो ऐसे ही कुछ होता है ना। तो ये है आपका लोड, ये है आपका फलक्रम, बिकॉज यहाँ से आपका घूमेगा ना, तो यहाँ पे जो फलक्रम है, यहाँ पे एक एंड पे आ गया लोड, यहाँ पे आ गया एफर्ट, यहाँ पे आ गया, ठीक है। मान लीजिए नट क्रैकर है, तो उसके केस में भी आप ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड क्लास लीवर में अगर हम देखें तो फलक्रम एंड लोड आपको एक तरफ दिख रहे होंगे, बीच में आपको एफर्ट दिख रहा होगा, ठीक है। या मान लीजिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, स्टेपल रिमूवर में देखें तो बीच में यहाँ पे लोड है, करेक्ट। बीच में यहाँ पे आपको लोड दिख रहा होगा, बीच में आप एफर्ट डाल रहे होंगे, यहाँ पे एक साइड में आपका फलक्रम होगा। तो यहाँ पे क्लास 1, 2 एंड 3 लीवर। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो हमारे इन क्वेश्चंस में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 की, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंपल मशीन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिंपल मशीन। देखो बहुत आसान है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, लेट्स टेल। A machine is a device which we can either overcome a large resistive force, या तो हम फोर्स कम कर सकते हैं, और some point of applying the small force at a convenient point and in a desired direction, or by which we can obtain the gain in speed। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अ मशीन कैन बी ईदर फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब या तो फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकती है बहुत बार, फोर्स मल्टीप्लायर, और इट कैन बी अ वेलोसिटी मल्टीप्लायर।
इट कैन बी ए फोर्स मल्टीप्लायर और इट कैन बी ए वेलोसिटी मल्टीप्लायर, ठीक है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ आइडियल मशीन। प्रिंसिपल ऑफ आइडियल मशीन क्या है? इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी। तो यहां से हम देख सकते हैं दैट अ मशीन हुज parts are weightless and frictionless so that there is no dissipation of energy in any manner is an ideal machine। मतलब कोई भी energy loss नहीं है। The work output is equal to work input and hence efficiency is equal to 100%। State four ways in which the machine can be useful to us, हमने डिस्कस किया था। Lifting the heavy load, हैवी लोड लिफ्ट कर सकती है। चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट एंड ऑब्टेन द गेन ऑफ स्पीड। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। नेम अ मशीन फॉर व्हिच द फॉलोइंग यूज टू मल्टीप्लाई अ फोर्स, to change the point of application of force, to change the direction of force and to obtain the gain in speed। तो चलिए देखते हैं। To multiply a force, a jack is used in lifting a car, correct। हमने एग्जांपल लिया था कि एक कार है जिसमें पंचर लगाना है, एक आदमी आया, जैक लगाया, पैर से दबाया, कार उठ गई। इतू से फोर्स से कार पूरी उठ गई। फोर्स मल्टीप्लायर नहीं हुआ तो क्या हुआ? अ चेंज इन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, हमने पुली का एग्जांपल लिया। तो चेंज इन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अ साइकिल्स व्हील इज रोटेटेड। अ साइकिल व्हील इज रोटेटेड with the help of a chain applying the force on the pedal, correct। आप नीचे दबाते हो वो उधर से घूमता है। डेफिनेटली देयर इज ए चेंज इन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पीछे पहिया घूमता है बट आप फोर्स तो आगे लगा रहे हो ना, विद द हेल्प ऑफ अ चेन। तो ये हुई आपकी सिंपल मशीन। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लिफ्ट अ बकेट फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल विद द हेल्प ऑफ अ पुली। आपको अगर पुली नहीं होती तो नीचे से ऐसे उठाना पड़ता, बट अब आप ऐसे खींचो। पहले ऊपर उठाना पड़ता, अब नीचे खींच रहे हो। टू ओपन द गेन स्पीड विद द पेयर ऑफ सीजर्स is used to cut the cloth। The blades of the scissor move longer on the cloth while the handles move a little, correct। तो ये हो गया आपका gain in speed। आप साइकिल्स का कोई भी मशीन्स का एग्जांपल भी ले सकते हो। What are the purpose of jack in lifting the car? It is a force multiplier। Question number 5, what do you understand by an ideal machine? Ideal machine वो होती है जिसमें आपकी efficiency 100% होती है, लॉस कुछ होता नहीं, वेटलेस होती है, फ्रिक्शनलेस पार्ट्स होते हैं, करेक्ट। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ए प्रैक्टिकल मशीन? देखो आइडियल मशीन में क्या है, आपकी एफिशिएंसी कितनी है? 100%। कितनी है? 100%। एफिशिएंसी ऑफ ए प्रैक्टिकल मशीन इज डेफिनेटली लेस देन 100%। पार्ट्स आर वेटलेस, इलास्टिक, परफेक्टली स्मूथ। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉट वेटलेस। अब वेटलेस पार्ट्स कैसे हो सकते हैं? तो ये जो आइडियल मशीन है, ये हाइपोथेटिकल मशीन है। मतलब हाइपोथेटिकल का मतलब ये हुआ कि एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। नो लॉस ऑफ एनर्जी इसमें होता है, और इसमें always sum of the energy is lost in the friction। work input is equal to the work output। work output is always less than the work input। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। explain the term mechanical advantage। what is the mechanical advantage? It's basically load by effort, ठीक है। is the ratio of load by effort। इसकी कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज दोनों ही केजी में अगर है, लोड और एफर्ट दोनों केजी में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। what does the term velocity ratio state its unit? ठीक है। तो द टर्म वेलोसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ द लोड। वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट और वेलोसिटी ऑफ द लोड, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा डेफिनेटली इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज जिसकी ये रेशियो ही है, ठीक है। वेलोसिटी बाय वेलोसिटी हैज नो यूनिट। How does the mechanical advantage related to the velocity ratio for an ideal machine? 100% होती है। mechanical advantage की अगर बात करें तो mechanical advantage और velocity ratio बराबर होते हैं। practical machine के लिए mechanical advantage is less than velocity ratio होती है। Define the term efficiency of a machine। efficiency क्या होती है? output by input। मतलब कितना काम करने पे हमें कितना मिला, कितना काम करने पे आपको कितना मिला। मान लीजिए आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपए है, बट आपके हाथ में 45,000 ही आए, करेक्ट। तो आइडियली बेसिकली क्या है, इनपुट कितनी थी? 50,000, टैक्स कट गया 5,000, आए कितने? 45,000। तो आउटपुट कितनी? 45,000। इनपुट कितनी थी? 50,000, करेक्ट ना। डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन। गिव टू रीजंस फॉर अ मशीन नॉट टू बी 100% एफिशिएंट। बिकॉज आपके वेटलेस तो है नहीं, आपको लॉस तो होगा ही। दूसरी बात, फ्रिक्शनलेस भी नहीं है, फ्रिक्शन तो होगा ही बिकॉज मशीन है तो उसके पार्ट्स मूविंग होंगे, मूविंग होंगे तो फ्रिक्शन पक्का होगा, हीट होगा, वियर एंड टियर होगा, करेक्ट, ठीक है। मूविंग पार्ट में कोई एनर्जी लॉस हो ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। When does a machine act as a force multiplier, as a speed multiplier? Can a machine act as a force multiplier and speed multiplier simultaneously? No। force multiplier के लिए like car jack, स्पीड मल्टीप्लायर के लिए लाइक सीजर, साइकिल का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो
देखिए यहां पे when the effort arm is longer than the load arm, जब effort arm बड़ी हो और load arm छोटी हो, then the machine act as a force multiplier, then the machine act as a force multiplier. मीन्स जिसमें आप एफर्ट लगा रहे हो, एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन द लोड आर्म, ठीक है। When the effort arm is shorter than the load arm, then the machine acts as a speed multiplier. The mechanical advantage in such cases is less than 1 और इस केस में होता है greater than 1. Machines which are force multiplier cannot gain in speed. देखो यही होता है, अगर आप बाई चांस आप कार में बैठे हैं तो you can ask your driver, you can ask your dad or whoever is driving the car, what is the difference between gear 1 and gear 5? गियर 1 में अगर हम बात करेंगे तो गियर 1 जो होता है उसमें आपकी कार कहीं पे भी चढ़ सकती है पहाड़ों में, बिकॉज वो फोर्स मल्टीप्लायर है, थोड़ा सा स्पीड दोगे तो भी वो चढ़ती रहेगी, बट उसमें कभी भी स्पीड इंक्रीज नहीं हो सकती है, बहुत ज्यादा स्पीड से कार नहीं दौड़ सकती है, कितना भी ऊपर चढ़ सकती है। गियर 5 की बात करेंगे तो उसमें कार कितना भी दौड़ सकती है, कितनी भी स्पीड से दौड़ सकती है, बट उसमें कभी भी वो ऊपर नहीं चढ़ेगी। इसलिए जब ऊपर चढ़ना हो तो गियर 1 और 2, जब एक स्ट्रेट रोड पे दौड़ना हो तो गियर 4 और 5। ओके, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों नहीं हो सकते। A machine works as a force multiplier, number 2 speed multiplier. In each case, state whether the velocity ratio is more than or less than 1. So displacement of load is less than the displacement of effort. मतलब जब आपको फोर्स मल्टीप्लायर, अगर आप साइकिल चलाते हैं, गियर वाला साइकिल चलाते हैं, आपको पेडलिंग बहुत करनी पड़ती है, करेक्ट? तो डिस्प्लेस और बट साइकिल बहुत कम चलता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज लेस, मतलब आप आगे कम जा रहे हो, एफर्ट ज्यादा डाल रहे हो, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट, hence the machine working as a force multiplier and hence the velocity ratio is more than 1, correct? Because velocity ratio क्या आती है? Displacement of effort by displacement of load. Displacement of load is more than the displacement of effort, correct? In speed multiplier की बात कर रहे हैं तो हम पेडल कम मारते हैं बट स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए displacement of load is more than the displacement of effort. Hence, force is working as a speed multiplier. Hence, velocity ratio is less than 1. Is that okay? तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, या फिर मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होती है? वेलोसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी। ये हमने प्रूव भी किया था। द वेलोसिटी रेशियो डज नॉट चेंज फॉर अ मशीन फॉर अ गिवन डिजाइन, of course. Derive the relationship between mechanical advantage, velocity ratio and efficiency of a machine। तो चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क इनपुट कितनी है? वर्क इनपुट किसके बराबर होती है? एफर्ट इनटू, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, करेक्ट। वर्क आउटपुट किसके बराबर है? यहाँ पे लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और अगर आपकी एफिशिएंसी देखें तो दैट इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, that is equal to L into DL divided by E into DE, correct? Right? So देखो लोड बाय एफर्ट क्या होता है? ये होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज, और DE by DL क्या होता है? आपका वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ से ये किसके बराबर है? 1 by वेलोसिटी रेशियो, hence efficiency will become मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। तो ये है आपका फॉर्मूला, ये हमने ऊपर भी प्रूव किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, हाउ इज द मैकेनिकल एडवांटेज रिलेटेड विद द वेलोसिटी रेशियो ऑफ एन एक्चुअल मशीन। State whether the efficiency of such a machine is equal to 1, less than 1 or more than 1. So definitely the efficiency is less than 1 because less than 100% efficiency, less than 100% efficient होती है, and mechanical advantage is equal to velocity ratio to efficiency. Question number 15 की बात करते हैं, state one reason why is mechanical advantage less than the velocity ratio for an actual machine. For the actual machine the work output is always less than the input, because कुछ ना कुछ तो loss होगा ना, so the efficiency is always less than 1 because there is a loss of energy due to friction. What is a lever? State its principle. A lever is a rigid, देखिए, a lever is a rigid straight
and a bent bar or a bent bar which is capable of turning about a fixed axis, जिसका एक pivoted point होता है. Principle क्या है? A lever works on the principle of a moment. मतलब clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. For an ideal lever, it is assumed that the road is weightless and there is no friction at the fulcrum. Okay, हम ऐसा मानते हैं, ऐसा होता नहीं, कुछ ना कुछ तो रोस्टर का होता है. Okay, in this equilibrium position of the lever by the principle of moments, moment of a load about the fulcrum is equal to moment of the effort about the fulcrum. Principle of moment वही तो बोलता है. Write down the expressing the mechanical advantage of a lever. Mechanical advantage क्या होती है? Effort arm by load arm. That's all. क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं. Name the three classes of a lever. Class 1, class 2, class 3 हमने देखा था. State how they are distinguished. Give two example of each. The following are the three cases of a lever. Class 1 lever. In this type of lever, the fulcrum F is between. The fulcrum is between effort and load. Example: claw hammer, beam of physical balance, crowbar or seesaw. Question number class 2 lever में क्या होता है? In these two the load is between the effort and the fulcrum. Correct? तो यहाँ पे जो load है, load is between the effort and the fulcrum. ELF. Okay, class 3 lever की बात करें. In this type of effort is between the fulcrum and the load. Effort is between the fulcrum and load. Okay. So that is your class 3 lever. Give one example of each of the class 1 lever where mechanical advantage is more than one but B may less than one. For more than one mechanical advantage, shears used for cutting the thin metal, means the कैंची की scissors की बात हो रही है. For less than one mechanical advantage, a pair of scissors whose blades are longer than the handles. करेक्ट. अगर आप देखोगे ना जिसमें शीट मेटल कट करना तो उसमें जो आपको चलाना पड़ता है वो आप हाथ से ऐसे नहीं काटते, ऐसे पकड़ के काटते हैं, तो ऐसे आप काटते हैं, तो यहाँ पे मोमेंट बहुत ज्यादा है, सामने इतना सा होता है. करेक्ट. जबकि जो जिस कैंची से आप कपड़ा काटते हैं उसका हाथ से काटते हैं ये बहुत छोटा होता है जो आपका एफर्ट होता है, और लोड आर्म बहुत बड़ी होती है. और पहले केस में क्या था? लोड आर्म छोटी सी है और एफर्ट आर्म बहुत बड़ी है. What is the use of lever if the mechanical advantage is more than one, equal to one, and less than one? So when the mechanical advantage is more than one, the lever serves as a force multiplier. So lever as a force multiplier means it is enables to overcome large resistive force. कितना force होगा? गाड़ी को जो ऊपर चलना, तो class 1 lever. When the mechanical advantage is equal to one, the lever has effort arm and load arm length equal. When the mechanical advantage is less than one, the lever are used to obtain the gain in speed. तो ये velocity multiplier हो जाते हैं. Question number 21 की बात करते हैं. Both a pair of scissors and a pair of pilers belong the same class of lever. Of course, let us name the class of lever. Class 1 lever होते हैं of course because यहाँ पे आपका जो pivot होता है, जो fulcrum होता है, वो बीच में होता है load और effort के. Which one has the mechanical advantage less than one? Definitely a pair of scissors has the mechanical advantage less than one. Question number 22. Explain why scissors for cutting cloth may have blades longer than the handles but shears for cutting metal. देखो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे उसको आपको force multiplier का यूज करना है sheet metal कट करना, तो और अगर कपड़ा कट करना है तो एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है, तो ये velocity multiplier का काम करेगा. That's why. Question number 23. Figure shows a uniform meter rule of weight W sported on the fulcrum at 60 cm mark by applying a effort at 90 cm mark. State the reason whether the weight W of the rule is greater than, less than or equal to the effort. Okay. Find the mechanical advantage in this case. Okay. The weight W of the scale is greater than effort. Correct. Why? Because आपको यहाँ पे इतना बड़ा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको बैलेंस करने के लिए. वैसे ये 50 पे तो बैलेंस होना ही था. चलो देखिए, the arm of the side of effort is 30 cm because आपने effort कितनी दूर लगाया? 30 cm पे. The side of the weight scale is only 10 cm because 10 cm ही बैलेंस करना है ना. So in order to balance the scale, the W of scale should be more than the effort. Correct. Because clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. देखो principle of moment क्या बोलता है? Clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. Correct. इसलिए अब clockwise moment की बात करें तो ये अगर यहाँ पे clockwise moment किसकी वजह से है?
मान लीजिए कि इसकी वजह से है, करेक्ट। तो ये होगा से एफर्ट इनटू डिस्टेंस ऑफ एफर्ट दैट इज इक्वल टू लोड इनटू डिस्टेंस ऑफ लोड। अब सीधी सी बात है कि एफर्ट जो है वो बड़ा है, इसलिए आपका जो लोड है ये ज्यादा होगा इसको बैलेंस करने के लिए, बिकॉज डीएल इज स्मॉलर। ठीक है, सिंपल मैथ्स। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। एफर्ट आर्म 30 है, लोड आर्म 10 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। Which type of lever has a mechanical advantage always more than one? Give reason for effort by load arm होती है, तो क्लास 2 लीवर जो होते हैं उनकी मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा मोर देन 1 होती है। पेपर कटर की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ a lever which is always used as a force multiplier। force multiplier क्या कब होगा? How it is the effort? देखो force multiplier कब होगा? जब आपका एफर्ट आर्म बड़ा हो और लोड आर्म छोटा हो, करेक्ट। तभी तो फोर्स मल्टीप्लायर, जिस तरीके से हम सीट मेटल को कट करते हैं, इसलिए एफर्ट आर्म बड़ी होगी, लोड आर्म छोटी होगी, तो लोड बीच में किसके? फलक्रम और एफर्ट के बीच में। ये हो गया आपका डायग्राम। देखो यहाँ पे एफर्ट आर्म इतनी बड़ी है, करेक्ट, और लोड आर्म इतनी बड़ी है, करेक्ट। दैट इज योर फोर्स मल्टीप्लायर। Explain why the mechanical advantage of class 2 lever is always more than one. Why it is all? Because it's effort arm by load arm. Effort arm is always greater than the load arm because load effort और फलक्रम के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करें। ड्रॉ द लेवल डायग्राम क्लास 2 लीवर। जो ऊपर डायग्राम था वही आपने नीचे बना देना है। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करें। शो दैट द लेवल क्रशर, ओके, इन द डायग्राम mark the position of the direction of the load effort, name the class of lever। देखो एफर्ट आपका यहाँ पे है, बिल्कुल सही। फलक्रम आपका यहाँ पे है, लोड आपका बीच में, तो कौन सा हो गया? क्लास 2 लीवर हो गया, जिसमें लोड आपका इन दोनों के बीच में है। The diagram below shows the road of lifting the stone. Number 1, mark the position of fulcrum, draw the arrow to show the direction of load and effort. Number 2, what is the class of lever it is? Number 3, give one more example of the same class of lever. Okay, fine. एफर्ट दिख रहा है आपको, फुलक्रम एक तरफ है, लोड बीच में है, तो क्लास 2 लीवर हो गया ये। और क्लास 2 लीवर के लिए आप लेमन कर्सर यूज कर सकते हो और सीट मेटल कटर यूज कर सकते हो, बहुत सारे, ठीक है। व्हील बैरो भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30, state the kind of lever which always has the mechanical advantage less than 1, तो क्लास 3 लीवर। Why? Because the mechanical advantage of class 3 lever is always less than 1। इसका मतलब क्या हुआ? लोड आर्म बड़ी है, एफर्ट आर्म छोटी है। मतलब कैंची की बात हो रही, कपड़ा काटना आपको, करेक्ट। Explain why the mechanical advantage of class 3 lever is always less, because यहाँ पे the effort is between the fulcrum and the load, so the effort arm is always smaller than the load arm. That's why mechanical advantage is less than 1. Question number 32, class 3 lever have a mechanical advantage less than 1. Why are they then used? Why? Because they are speed multiplier. We want to gain speed. आपको फोर्स बेशक ज्यादा लगाना पड़ जाए, बट स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। रेसिंग साइकिल क्या होते हैं? एफर्ट कितना है, स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, राइट, करेक्ट। तो ये होते हैं क्लास 3 लीवर, राइट। ड्रॉ ए लेबल्ड स्केच डायग्राम ऑफ क्लास 3 लीवर। ये है आपका लोड आर्म बड़ा है, एफर्ट आर्म छोटा है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है? मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है? लोड एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। लोड आर्म बड़ा है तो इट इज ऑलवेज less than 1, correct। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। State the class of lever and the relative position of load, effort and fulcrum। बोतल ओपनर के लिए, बोतल ओपनर की बात करेंगे तो फुलक्रम तो ये है, लोड ये है, एफर्ट ये है। लोड बीच में लटका हुआ है तो इट इज क्लास 2 लीवर। आपको फोर्स मल्टीप्लायर यूज करना है। सुगर टर्म्स की अगर बात करेंगे, सुगर टर्म्स कुछ ऐसे होते हैं। देखो लोड आपको दिख रहा होगा, फुलक्रम आपका यहाँ पे है, एफर्ट आपका यहाँ पे है। तो देखो फुलक्रम तो एंड में है, तो एफर्ट आपका बीच में लटका हुआ है, दैट इज योर क्लास 3 लीवर। क्वेश्चन 35, draw the diagram to illustrate the position of fulcrum, load and effort for each of the a seesaw। तो डेफिनेटली फुलक्रम बीच में है। कॉमन बैलेंस की बात करें, फुलक्रम बीच में है। नट क्रैकर की अगर हम बात करेंगे तो फुलक्रम एक एंड पे है, तो देखिए, करेक्ट। नट क्रैकर की अगर बात करेंगे तो फुलक्रम एक एंड पे है, एफर्ट एक एंड में है और नट क्रैकर ये है। और फोर्सेस की बात करेंगे तो आपका फुलक्रम एक एंड पे है, एफर्ट बीच में है और लोड आपका एक एंड पे है, करेक्ट। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू लीवर एज क्लास 1, 2 और 3। अ डोर क्लास 2 लीवर है। व्हाई? बिकॉज़
5 because where is your effort load? See that. कैटापल्ट व्हील बैरो, कैटापल्ट आपका क्लास 1 है, व्हील बैरो आपका क्लास 2 है, फिशिंग रॉड आपकी क्लास 3 है. Visualize, imagination, very important. Question number 37. What type of lever is formed by human body while raising a load of at the palm, raising a weight of the body on the toes? तो देखिए यहाँ पे अगर हम उसको ऐसे उठाते हैं, अगर हम ऐसे उठाते हैं तो लोड हमारा ये है, एफर्ट हमारा ये है, सॉरी लोड हमारा ये है, फुलक्रम हमारा ये है, एफर्ट हम यहाँ पे लगाते हैं. यहाँ पे जो पड़ता है ना, करेक्ट, डंबल ऐसे तो उठाते हैं ना जिम में, तो ये है आपका थर्ड क्लास लीवर, बिकॉज यहाँ पे आपका फुलक्रम यहाँ पे दिख रहा होगा, एफर्ट बीच में है और लोड एक वन एंड पे है, राइट. सो द रेजिंग ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द टोज, अगर हम वो यहाँ पे लगाते हैं, देखो लोड आपका बीच में है, एफर्ट फुल कर्म एक एंड पे और एफर्ट यहाँ पे है, तो दैट इज सेकंड क्लास लीवर. इंडिकेट द पोजीशन लोड एफर्ट एंड फुल कर्म इन द फोर आर्म शोन बिलो. तो यहाँ पे देखो एफर्ट फुल कर्म एंड लोड आपको दिख रहा होगा, क्लास 3 लीवर है. Correct. Give example of each class of lever in human body. The action of noddling of a head is class 1 lever. देखो यहाँ पे ये आपका लोड है, पीछे आपका एफर्ट है, बीच में आपका फुलक्रम है. करेक्ट. Raising a weight of body on the toes, that is class 2. Raising of the load by forearm, that is class 3 lever. क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं. Complete the following sentence. Mechanical advantage is equal to efficiency into velocity ratio. तो यहाँ पे आ जाएगा efficiency into velocity ratio. In class 2 lever, effort arm is basically in class 2 effort arm is longer than the load arm because class 2 है. In scissor is a speed multiplier. Multiple choice question अगर हमें देखने हैं, mechanical advantage equal to load into effort, mechanical advantage into effort is equal to load, effort is equal to mechanical advantage into load. None of these. So the solution is equal to mechanical advantage, load, effort are related as mechanical advantage into effort is equal to load, because mechanical advantage किसी बड़ा होती है, ये होती है आपकी load by effort, effort इधर multiply हो गया है. Question number 2. The correct relationship between the mechanical advantage and velocity ratio and the efficiency is equal to. So efficiency यहाँ पे आपको पता है किसके बराबर होती है, mechanical advantage by velocity ratio, इसलिए mechanical advantage equal to efficiency into velocity ratio is the right choice. Select the incorrect statement. A machine can have a mechanical advantage greater than the velocity ratio is definitely is incorrect statement. It can never have, मतलब उसकी efficiency 100% से ऊपर हो जाएगी, जबकि उतनी तो ideal machine की भी नहीं होती है. Question number 4. The lever for which the mechanical advantage is less than 1 has the fulcrum at the mid, और देखो जिनकी mechanical advantage less than 1 है वो class कौन सी होती है? The lever for which the mechanical advantage is less than 1, the effort between the fulcrum and the load. Question number 5. Class 2 lever are designed to have, class 2 किस लिए चाहिए होते हैं, designed to have mechanical advantage greater than 1. न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चैप्टर थोड़ा सा लंबा जरूर है, बट there is nothing tough in the chapter. A crowbar of length आपकी मिली has its fulcrum situated at a distance of 20 cm on the load. Calculate the mechanical advantage. तो देखो लोड आर्म दे रखा है, एफर्ट आर्म कितनी होगी इसकी 120 minus 20, मैकेनिकल एडवांटेज का एफर्ट बाय लोड आर्म, तो 100 by 20 दैट इज इक्वल टू 5. ठीक है. लेंथ ऑफ द क्रोबार क्योंकि 120 सेंटीमीटर टोटल लेंथ ही इतनी है, तो फुलक्रम तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे बीच में होगा, तो एक तरफ लोड होगा एक तरफ एफर्ट होगा, तो दिस इज व्हाट अ पेयर ऑफ सीजर हैज ए ब्लेड्स 50 सेंटीमीटर लॉन्ग. Okay, while its handles are 7.5 centimeter long. What is the mechanical advantage? Effort arm कितनी है 7.5, जिसमें आपको फोर्स लगाना है. लोड आर्म जो आपका कपड़ा कटेगी 15 सेंटीमीटर है. मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफर्ट बाय लोड आर्म 7.5 by 15 दैट इज इक्वल टू 0.5. अ फोर्स ऑफ 5 kgf, इसको यूनिट में नोट कर लेना देखते ही. करेक्ट. अगर kgf में आंसर करना हो तो भी चलेगा, यूनिट में नोट मत करना. To cut a metal sheet, a shears are used for cutting the metal sheet has its blade 5 centimeter long while its handle is 10 centimeter long. Okay, तो देखो effort arm 10 है, load arm 5 है, mechanical advantage 2 है. To find the effort we have effort is equal to load into mechanical advantage that is equal to 2.5 kgf. तो इसलिए ये आपका फोर्स मल्टीप्लाई की तरह काम कर रहा है. The diagram below shown the lever in use. यहाँ पे effort फुलक्रम बीच में, लोड एंड एफर्ट एक तरफ है. टू विच क्लास, तो क्लास 1 लीवर.
AB is equal to 1, AF is equal to 0.4, find the mechanical advantage, effort arm by load arm, सीधी सीधी कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E, एफर्ट अगर आपको निकालना है, लोड आपके पास है, एफर्ट आपके पास है, लोड बाय एफर्ट करके निकाल सकते हो, ठीक है। Question number 5. A man uses a crowbar of length 1.5 meter to raise a load of 75 kgf by putting a sharp edge below the bar at a distance of 1 meter. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ड्रॉ द डायग्राम, तो इजी है। यहाँ पे आपको लोड दिख रहा होगा, फलक्रम बीच में और एफर्ट क्रोबार में कोई ऐसा ही होता है, करेक्ट। showing the fulcrum load effort सब कुछ दिखाना है आपको। स्टेट द काइंड ऑफ लीवर, डेफिनेटली फलक्रम बीच में है तो क्लास 1 लीवर है। लोड आर्म बतानी है, लोड आर्म कितनी है, तो लोड और एफ के बीच में जो है, एफर्ट आर्म फलक्रम और एफर्ट के बीच में जो मैकेनिकल टेस्ट एफर्ट आर्म है, लोड आर्म विल एफर्ट नीडेड। तो देखो टोटल लेंथ 1.5, एफर्ट आर्म कितनी है 1, तो लोड आर्म कितनी हो जाएगी 0.5, एफर्ट आर्म 1 मीटर, लोड आर्म 0.5, तो 2 will be the mechanical advantage, effort need to be effort is equal to load by mechanical advantage, and hence your answer will be 75 by 2, that is equal to 37.5 kgf. Question number 6. A pair of scissors is used to cut a piece of cloth by keeping it at a distance 8 cm from its rivet and मतलब वो उसका pivot point है। Applying effort of 10 kgf at the fingers at a distance of, तो देखो फोर्स आपको दे रखा है, एफर्ट दे रखा है, एफर्ट आर्म दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, ठीक है। एफर्ट आर्म 2 सेंटीमीटर, लोड आर्म 8 सेंटीमीटर, एफर्ट के 10 kgf। मैकेनिकल एडवांटेज का एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, तो 2 by 8 लोड क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इनटू एफर्ट, दैट इज 2.5 kgf। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, a 4 meter long rod of negligible weight is to be balanced about a point 125 centimeter from the end of a load 18 kgf is suspended at a point 60 centimeter from the support of the shorter arm। और देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द रोड 400 सेंटीमीटर है, 18 kgf load is placed at 60 centimeter from this, तो w kgf weight is placed at 250, तो मतलब clockwise movement is equal to anti-clockwise movement ना, 18 into 60 that is equal to w into 250। निकाल दो कि कितना लोड आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, they have been asking question B, with the weight 5 kg f is to be kept at a balance on the road if find its position, again clockwise movement is equal to anti-clockwise movement से निकालोगे तो 18 into 60 is equal to 5 into D, it which to which class of lever does it belong, it belongs to class 1 lever because आपका जो फलक्रम है वो लोड और एफर्ट के बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। लीवर ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर हैज इट्स लोड आर्म 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, टू व्हिच क्लास डज इट बिलोंग। देखो एफर्ट आर्म इज लॉन्गर एंड लोड आर्म इज स्मॉलर, ओके, बहुत सही बात है। तो डेफिनेटली जो आपका एफर्ट है वो एक एंड पे है, फलक्रम बीच में है, लोड फलक्रम एक एंड पे है, लोड बीच में है, तो क्लास 2 लीवर है, करेक्ट, बिकॉज लोड जब एफर्ट और फलक्रम के बीच में हो तो इस क्लास 2 लीवर। ड्रॉ द डायग्राम शोइंग, तो दिस इज द डायग्राम यू कैन ड्रॉ, करेक्ट। What will be the mechanical advantage and velocity ratio if efficiency is 50%, तो mechanical advantage is equal to efficiency into velocity ratio, तो यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपका एफर्ट लोड, तो the diagram below shows a lever used to which class number, definitely it is class 2 lever because आपका लोड बीच में है। if FA is equal to 80 and AB is equal to 20 centimeter, find the mechanical effort arm by load arm करके निकाल सकते हो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E, एफर्ट निकालना है आप, तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज के बाद लोड बाय एफर्ट होती है, तो एफर्ट निकाल दो, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अ फिगर शोज अ व्हील बैरो ऑफ, जिसे आप लोड लेके जाते हुए देखा होगा, वैसे इसको उठाएंगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अगर इसको व्हील की हेल्प से लेके जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं व्हील बैरो, ये हमारा काम आसान कर देता है। द फिगर शोज अ व्हील बैरो ऑफ मास 15 kg कैरिंग लोड ऑफ 30 kgf, ओके, with its center of gravity at A, ओके, एंड मतलब वहां पे आपका लोड लग रहा है, एफर्ट आपका एक तरफ है, फलक्रम आपका इस तरफ है, किस क्लास का लीवर है। द लोड, फाइंड द लोड आर्म, लोड आर्म कितना है 20 सेंटीमीटर, एफर्ट आर्म कितना है 60 सेंटीमीटर, एंड मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म मतलब 3, एंड डी क्या है मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड, तो
मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एफर्ट बाय लोड बाय एफर्ट, तो वहां से एफर्ट निकाल दो, इजी। क्वेश्चन नंबर 11, द डायग्राम बिलो shows the use of a lever। तो देखो फिक्स्ड है, एफर्ट यहाँ पे लगाया, लोड यहाँ पे है, ओके। State the principle of moments applied to the above lever according to principle of moment of load about the fulcrum is equal to moment of effort about the fulcrum, load into FB, correct, that is your load arm, effort into FA, that is your effort arm। तो यहाँ पे which class of lever it is, यहाँ पे आपका लोड एक एक्सट्रीम एंड पे है, तो ये क्लास 3 लीवर है। जब लोड एक एक्सट्रीम एंड पे हो और फुलक्रम एक एक्सट्रीम एंड पे हो और बीच में हो एफर्ट, तो ये होता है आपका क्लास 3 लीवर। आगे पूछा इफ F is equal to 10 cm, A is equal to 90, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म कर दो, मिनिमम एफर्ट रिक्वायर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत बार पूछ लिया जा चुका है अब तक। क्वेश्चन नंबर 12, a fire tongs has an arm 20 cm long, if so it is used to lift a coal of weight 1.5 kgf and applying the effort of the distance 15 cm from the fulcrum, the mechanical advantage of the fire tongue and the effort needed। given क्या है, आर्म दे दिया, एफर्ट आर्म 15 है, लोड आर्म 20 सेंटीमीटर है। मैकेनिकल एडवांटेज आपसे पूछा है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म दैट इज इक्वल टू 0.75, एफर्ट इज इक्वल टू लोड इन बाय मैकेनिकल एडवांटेज 2 kgf विल बी योर आंसर। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर था बट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी हैव फिनिश्ड इट्स थ्योरी एज वेल एज द एक्सरसाइज पार्ट। आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट do solve all the question by yourself. If you are getting stuck, do let us know in the comment section and we will try to get some solution for you. And thank you so much for watching. Have a great time and stay safe. Lots of love.